everyone, welcome back to my channel. So it's a new start. आज day 1 है and let's go on with more energy and passion this time and let's crack SSC this time, alright? तो हम लोग कैसे इसमें प्रोसीड करने वाले हैं, कैसे सब्जेक्ट्स हम लोग डिवाइड करे हैं, ये सारी बातें हम लोग पुरानी वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो ये सब बातें करके फिर से अपना वक्त नहीं ज़ाया करेंगे, ओके? एंड ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं कि फर्स्ट डे कौन सा होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड संडे को मिक्स टेस्ट हम लोग करेंगे, एक क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे। ये सारी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो आज है डे 1 जिसमें हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस करने वाले थे। तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के आज हम लोग 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। एंड एक बार मैं ब्रीफली आपको फिर से बता देती हूँ कि देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप बस वीडियो प्ले करके मैं क्वेश्चंस आंसर सब बता रही हूँ, बस आप लेट के देख रहे हैं। ये कोई भी तरीका नहीं होता है पढ़ाई करने का, ओके? ये मैं बार बार आपको बहुत सारी अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा पहले आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू थिंक फॉर 5 सेकेंड एट लीस्ट। आप अपने आप को 5 सेकेंड दीजिए। ट्राई टू रिमाइंड कि क्या आपने ये कहीं पढ़ा है या आपने कहीं देखा है। ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, ऑप्शन एलिमिनेशन से या गेस वर्क करके या तुक्का मार के, कुछ भी करके क्या आप मतलब कोई एक अपना आंसर आप चूज़ करिए, ओके? ओनली देन प्ले द वीडियो अगेन। उसके बाद देखिए, जो मैं आंसर बता रही हूँ क्या वो आपका टैली कर रहा है या फिर आप कितने क्लोज गए थे, आपको लग रहा था आपने टिक नहीं किया, कोई और सा मार दिया। तो आप ऐसा फ़ील करिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। ये नहीं कि अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी आंसर देख लेते हैं और एग्ज़ाम जब होगा तब देखेंगे। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप सीरियसली प्लान किए हैं कि आप एसएससी देंगे दिस टाइम एंड क्रैक करेंगे, तो अभी से ये सब करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाएँगी, ओके? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप बस ऐसे ही फालतू में वीडियो प्ले नहीं करेंगे, आप ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करेंगे। और जितना भी आपका स्कोर बन रहा है, ट्राई टू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखने में थोड़ा सा बुरा फील करते हैं। फॉर एग्जांपल उनके 30 में से 5 ही नंबर आए, 10 ही मार्क्स आए, तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगने लगता है कि नहीं लिखते हैं, लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, दिस डज़ नॉट मैटर एट ऑल। लोग तब सोचेंगे जब आपका एसएससी क्रैक नहीं होगा, और तब और अच्छा सोचेंगे अगर आपका एसएससी क्रैक हो जाएगा। अभी आप कमेंट सेक्शन में अगर अपना स्कोर लिखते हैं तो कोई आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, कोई किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, ओके? तो आप लिखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि मुझे इस बार पिछली बार से बेटर परफॉर्म करना है, सो दैट आई कैन राइट बेटर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट? तो इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने नंबर लिखा करिए और उसके बाद सब लोग एक दूसरे से ही कम्पीट करिए कमेंट सेक्शन में। अभी देखिए, बहुत बड़ी फैमिली हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ ये मेरी छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करिए। आपको अपने अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखाई देने को मिलेगा। तो आई होप बहुत हो गया ज्ञान। तो मूविंग ऑन सबसे पहले हम लोग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चंस, ऑलराइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स? तो ऑप्शन है आपके अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या फिर मालवा। यानी कि अब पहले के टाइम पे उस एरिया को अवंतिका बोला जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे उस एरिया को क्या बोलते हैं ये बताना है, ओके? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मालवा, ओके? देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रही हूँ, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है थंबनेल में कि ये सारे क्वेश्चन एसएससी के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं, ओके? तो मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं लगी कि पिछली वीडियो की तरह मैं यहाँ पे सब में लिखूँ कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। इतना ट्रस्ट आपको मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं आपको कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। जो भी एसएससी पहले पूछ चुका है वो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। ये हो सकता है कि कई बार सीजीएल एंड स्टेनो अलग-अलग एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसमें मिक्स हो सकते हैं, लेकिन इट्स फॉर श्योर कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर ही हैं, ऑलराइट? तो ये आपको थोड़ा-सा मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ पे लिखूँ, गंदा हो जाएगा स्लाइड पूरा, इसलिए मैंने ऐसे नहीं लिखा, अवॉइड कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन वॉज। यानी कि जो हड़प्पन्स थे, जो हड़प्पन कल्चर था, उनका सोशल सिस्टम कैसा था? फेयरली इगैलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कलर वर्ना बेस्ड, क्या का या फिर कास्ट बेस्ड? देखिए, जो हड़प्पन कल्चर था उसमें सबको बहुत बराबर का दर्जा दिया गया था। उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि आप वर्ण हैं, आप शूद्र हैं, आप क्षत्रिय हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सबको एक बराबर का दर्जा था। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फेयरली इगैलिटेरियन, ओके? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग
वेदास प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। देखिए जहाँ भी पॉसिबल होगा मैं आपको थोड़ा सा याद कराने की भी कोशिश करूँगी, ट्रिप वगैरह टिप एंड ट्रिक्स भी दूंगी। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे आपको ये बताना था कि अगर आपको कहीं पे भी अर्ली वैदिक एज की बात हो रही है तो आप ये याद रखिए कि सबसे पुराना वेद जो आपका है वो ऋग्वेद है। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपसे कहीं पे भी अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमेशा करेक्ट आंसर रहेगा ऋग्वेदा। ऑलराइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेदा। और ये यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये सब बाद में आए थे। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 4 है द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वॉज। यानी कि जब गुप्ता एरा आया था उसके बाद जो एरा था, थोड़े दिन का पीरियड था, जब उसके बाद बहुत सारे रूलर्स आते हैं, तो उस बीच में जो एरा था उस टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी और बहुत फेमस हो गई थी? कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ नालंदा। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 5 है बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ विच एम्परर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, नॉट ओनली इन एसएससी बट अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीसीएस ऑल्सो। मतलब बाणभट्ट इतने इंपॉर्टेंट कोर्ट पॉइंट हैं और ये पूछा गया है कि ये कौन से एम्परर के कोर्ट पॉइंट हैं, बस आपको यही बताना है। तो ऑप्शन है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्का। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन है। आप ऐसे याद करिए कि बाणभट्ट ने एक एक्चुअली बुक भी लिखी थी, अगर आपको याद हो, हर्ष चरिता करके लिखी थी। उसमें हर्ष के पूरे चरित्र के बारे में या उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। कई बार ऑप्शन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया कि जो हर्ष चरिता बुक है वो किसने लिखी है, तो कई सारे लोग समझ लेते हैं कि हर्ष चरिता है तो वो हर्षवर्धन ने ही लिखी होगी, लेकिन ये गलत बात है। हर्ष चरिता बुक लिखी है बाणभट्ट ने, उनके जो कि कोर्ट पोएट थे। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 6 द फर्स्ट इंडियन रूलर, आई एम सॉरी यहाँ राइलर लिखा हुआ है, रूलर होगा यहाँ पे, हु स्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वॉज। यानी जो इंडिया के पहले रूलर कौन थे जिन्होंने अरेबियन सी में थोड़ी सी अपनी सुप्रीमेसी दिखाई थी? तो ऑप्शन है राजा राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजा अधिराज फर्स्ट या फिर कुलोटुंगा फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राजा फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन 1। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो है कौन से उसके क्या कहते हैं, कौन से डायनेस्टी के थे, तो यहाँ पे ये थे चोला डायनेस्टी के थे। ओके ओके, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से डायनेस्टी के थे, चोला डायनेस्टी के थे। देन क्वेश्चन नंबर 7 द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ द जैन्स वॉज। तो देखिए इसमें ऑप्शन है अरिष्टानेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या फिर ऋषभदेवा। तो ये तो बहुत ऑब्वियस आंसर है। देखिए कई बार इसमें क्या होता है ना, इसमें ऑप्शंस अभी मैं आपको कंफ्यूज कर सकती थी, यहाँ पे ऑप्शंस में डाल देते हैं महादेव, महावीरा, यानी कि जो जैनिज़्म में हम लोग सबसे ज़्यादा जिनके बारे में पढ़ते हैं, वर्धमान महावीरा। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में डाल देती तो बहुत सारे बच्चे उसको तुरंत क्लिक कर देते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द राइट आंसर। देखिए जो वर्धमान महावीरा थे वो 24 नंबर ये तीर्थंकर थे, और जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेवा। ओके, यानी कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज़ ऋषभदेवा, ये थे फर्स्ट तीर्थंकर, और उसके बाद जो 24 थे वो थे महावीरा। ओके, और बीच में और भी लोग होते हैं लेकिन उनको याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, बस आप फर्स्ट और 24 दो नंबर याद रखिए, दैट्स इट। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपनड बाय। यानी कि जो देखिए सिल्क रूट की बात कहीं पे भी आई, तुरंत तुरंत आप आंख बंद करके कनिष्का टिक कर दीजिएगा। ओके, ये एक कुषाण रूलर थे, कुषाणास के टाइम पे आए थे, और कहीं पे भी सिल्क रूट की बात आएगी तो हमेशा इनका नाम आएगा, दैट इज़ कनिष्का। इसलिए मैं ऑप्शंस भी नहीं पढ़ रही हूँ, आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि कनिष्का, आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 9 है द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यानी कौन सी डायनेस्टी के रूलर्स थे जिन्होंने टैक्स फ्री विलेजेस ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क को देना शुरू कर दिया था? तो ऑप्शन है सतवाहनास, मौर्यास, गुप्तास या फिर चोलास। तो इसका करेक्ट आंसर है सतवाहनास। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज सतप्त ब्राह्मण, अथर्ववेद, सूत्रराज या फिर छंदोग्य उपनिषद। तो देखिए अथर्ववेद तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, अथर्ववेद वेदास में आ जाता है क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअली सूलवा सूत्रराज। ओके, देखिए बहुत सारे बच्चे, अब ये एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ें, पूरी हिस्ट्री लेके बैठे हैं, मिडिवल में क्या पढ़ें। तो देखिए एक्चुअली जो आपका हिस्ट्री पोर्शन आता है एग्ज़ाम में, अब क्या होता है कि ज़्यादातर वेटेज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। ओके, जिसमें मतलब आप समझ लीजिए कि जहाँ पे गांधी जी आ जाते हैं उसके बाद का जो एरा होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और उसके पहले एक्चुअली जो एंशिएंट एंड मिडिवल है उसमें ऐसे अब बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बैठ के
पूरी थियरी पढ़ने के बजाय आप अगर एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी बाहर मतलब कितने क्वेश्चंस बना लेंगे, उनको कोई बहुत डेप्थ में तो बात बात करनी नहीं है, बहुत डेप्थ में तो वो पूछ नहीं सकते हैं थॉरली, तो वो बस ऊपर ऊपर का पूछते हैं। और इस वजह से अगर आपने बहुत सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लिए और जो आपको नहीं समझ आ रहा है, फॉर सपोज़ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते थे कि इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, तो आप इसको तुरंत याद कर लीजिए। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट अगर अपना गेम खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यही है कि आपको एमसीक्यूज़ याद कर लेने चाहिए, और ये आपको कहीं न कहीं बहुत फ़ायदा करने वाला है। थियरी पढ़ने का कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि फ़ेज़ 2 में आने के बाद अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो फ़ेज़ 2 में जीए का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। एज़ यू नो कि अगर आप सीजीएल दे रहे हैं तो ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश विल बी काउंटेड देन। तो इसकी जगह पे आप अगर मैथ्स और इंग्लिश में ज़्यादा वर्क करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम देके सिर्फ एमसीक्यूज़ याद करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये एक आपका स्मार्ट मूव होगा। ओके, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप हो गई आपके लिए। देन मूविंग ऑन टू मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चंस नाउ, अगेन 10 क्वेश्चन होंगे एंड आई होप कि आप पॉज करके ही चल रहे हैं आगे। प्लीज़ डोंट मुझे बिल्कुल भी डीमोरलाइज मत करिएगा कि पूरी वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं आप। ओके, एंड आई वांट ईच वन ऑफ योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग। देखिए जेनिथ का मतलब होता है कि एकदम टॉप पे, टॉप मोस्ट पीक जिसको कह सकते हैं। तो मुग़ल पेंटिंग जो थी वो एकदम टॉप पे पहुंच गई थी किसके एरा में? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगज़ेब? तो आप इसका करेक्ट आंसर याद रख सकते हैं जहांगीर। देखिए इसको आप थोड़ा सा मैंने जब याद किया था तो एक्चुअली मुझे जहांगीर और शाहजहां में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, आई डोंट नो व्हाई। तो इसको मैंने ऐसे याद कर लिया था कि सपोज़ आप पेंटिंग बना रहे हैं और पूरी दुनिया की पेंटिंग बना रहे हैं, पूरे जहान, मतलब जहान एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, है ना? तो आप पूरी वर्ल्ड की पेंटिंग बना रहे हैं तो आप ऐसे जहांगीर करके याद रख सकते हैं, जहाँ की पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग रीचेज इट्स zenith, ऐसे करके कुछ थोड़ा बना के आप याद रख सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, द कैपिटल सिटी ऑफ द यादवा रूलर्स वाज। द्वार समुद्र, वरंगल, कल्याणी या फिर देवगिरी? देखिए इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, जैसे यड़ावा लिखा हुआ है, अगर आप वाई ए हटा देंगे यहाँ पे तो डी ए वी ए बच रहा है, दैट्स इट। ओके, तो दवा से आप दवा आगे आप गिरी लगा सकते हैं, तो दवागिरी यानी देवगिरी, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो कभी भी आपसे पूछें कि यड़ावा रूलर्स की कैपिटल क्या थी, तो आप या वाई ए हटा के देवगिरी आराम से बोल सकते हैं। आई होप कि ये हमेशा के लिए अब आपको याद हो गया होगा। तो देखिए हर चीज़ याद करना पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ, आपका माइंड है छोटा सा, ह्यूमन ब्रेन है, तो सब कुछ आप नहीं ग्रैस्प कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर आप नेमोनिक बना के या ट्रिक बना के याद रखते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, द बहामनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। बहामनी किंगडम किसने फाउंडेड की थी? अहमद शाह फर्स्ट, अलाउद्दीन हसन, महमूद गवन या फिर फिरोज शाह बदामी, बहामनी सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन हसन। ये तो आपको टोटली याद ही करना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें आप देखिए, जो भी किंगडम है या फिर एरा है, सपोज़ गुप्ता एरा है, मौर्य एरा है, तो ये चीज़ बहुत पूछते हैं कि ये शुरू किसने किया, ये इसके फाउंडर कौन है और वो ख़त्म कहाँ पे हुआ, उसके लास्ट रूलर कौन थे। तो अगर कहीं पे जैसे ये क्वेश्चन है तो ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें पूछे हैं बहामनी किंगडम किसने फाउंड की थी, कौन थे इसके फाउंडर, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि अलाउद्दीन हसन ने इसको फाउंड किया था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान वर बिल्ट बाय द फॉलोअर्स ऑफ। सबसे पहले तो आप यही याद रखिए कि दिलवारा टेम्पल जो है वो राजस्थान में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है कि दिलवारा टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये राजस्थान में है। ऑलराइट, अब पूछे कि कौन इनको बनाए थे, कौन मतलब किसके पर्पज़ से बनी थी, बुद्धिज़्म के लिए, जैनिज़्म, हिंदुज़्म या फिर सिखिज़्म? तो इसका करेक्ट आंसर है जैनिज़्म, यानी जैन्स ने बनवाई थी ये टेम्पल। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राजस्थान में जे आता है, रा हटा दीजिए तो जे ए है ना, तो जैनिज्म ऐसे करके याद रख सकते हैं कुछ। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्बेरुनी केम टू इंडिया विथ। अल्बेरुनी किसके साथ इंडिया में आए थे? महमूद ऑफ गजनी, अलेक्जेंडर, बाबर या फिर तिमूर? तो इसका करेक्ट आंसर है महमूद ऑफ गजनी, फर्स्ट ऑप्शन। यानी जो अल्बेरुनी थे ये महमूद ऑफ गजनी के साथ शुरू में ही आए थे। अगर आपने कभी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है बहुत डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि अल्बेरुनी बहुत शुरू में आ गए थे। फर्स्ट में जब मोहम्मद गोरी आते हैं उसके तुरंत बाद महमूद ऑफ गजनी आते हैं, तो ये अल्बेरुनी को भी अपने साथ लेकर आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन एक सम्मिलित है इस लिस्ट में? खजुराहो टेम्पल्स,
नालंदा रुइंस, हम्पी रुइंस या फिर ताजमहल? तो इसका करेक्ट आंसर है हम्पी रुइंस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, आई डोंट नो कि अब इसका करेक्ट आंसर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ऑप्शन में से कोई और सा वर्ल्ड हेरिटेज में चला गया है, आई डोंट रिमेंबर। मैं आपको ये क्लियर करके बताऊंगी या फिर आप एक बार खुद भी गूगल कर लीजिएगा। लेकिन वैसे आप ये याद रखिए कि हम्पी रुइंस जो है वो हेरिटेज लिस्ट में ऑलरेडी है, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि एच फॉर हेरिटेज, एच फॉर हम्पी। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता केम फ्रॉम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ऑप्शंस हैं मोरक्को, पर्सिया, टर्की या फिर सेंट्रल एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है मोरक्को। और एक चीज़ और यहाँ बहुत पूछते हैं कि जो इब्न बतूता थे, अब देखिए अब गाना मत गाने लगिएगा इब्न बतूता एंड बगल में जूता, प्लीज़ अभी आप पढ़ाई में फोकस करिए। तो जो इब्न बतूता थे ये पूछते हैं कि किसके एरा में आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, और मैंने भी इसको ऐसे याद किया था कि आई हटा के देन बिन तुगलक तो लग गया, लेकिन कन्फ्यूज़न ही हो जाता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक या फिर घियासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो एन के बगल में मैंने एक एम लगा दिया था और उल्टा ऐसे पढ़ लिया। मतलब देखिए ये सब मेरी ऐसे फालतू की ट्रिक्स हैं, पता नहीं आप वर्क करेंगी आपके लिए कि नहीं, लेकिन मेरे लिए तो वर्क करती थी और मुझे इससे याद भी रहता था। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं ऑलरेडी। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी-सी हेल्प करेंगी अगर आप ट्रिक बना के चलेंगे, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। आप अगर देखेंगे और एक बार आपको आपकी ट्रिक 1-2 बार आपने दिमाग में रिवाइंड करा ली तो बस हो जाएगा काम फिर। तो ये याद रखिएगा कि इब्न बतूता मोरक्को से आए थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हू बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स? होलकार्स, किंडियाज़, बुंदेला राजपूत्स या फिर चंदेला राजपूत्स? तो इसका करेक्ट आंसर है चंदेला राजपूत्स। ओके, और खजुराहो टेम्पल एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश में है। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 9, द कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाय? कीर्ति स्तंभ है उसको किसने बनवाया था? सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि इसको टावर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं और ये चित्तौड़ में है। ऑलराइट, तो इसको किसने बनवाया था? राणा प्रताप, राणा कुंभ, राणा सांगा या फिर बप्पा रावल? तो इसका करेक्ट आंसर है राणा कुंभ। इसको मैंने कैसे याद किया था? कीर्ति स्तंभ में के आता है और राणा कुंभ में भी के आता है। राणा मतलब और सब में तो 3 ऑप्शंस में राणा है ऑलरेडी, लेकिन राणा कुंभ में के आता है, इसलिए के फॉर के। ओके, देखिए एक्चुअली मेरी मिडिवल हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे एंशिएंट पसंद है, मुझे मॉडर्न पसंद है, लेकिन मिडिवल मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती है और थोड़ा सा उसमें याद करने का भी ज़्यादा ही कंटेंट रहता है। तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा ही ट्रिक्स बना ली थी अपनी उल्टी सीधी जो भी समझ में आई मुझे। लेकिन अभी जब आप मॉडर्न पढ़ेंगे तो आपको इतनी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, आपको थोड़ा सा उसमें अपना बेस पता चलेगा। ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई क्योंकि, लेकिन उसमें जब आप गांधीयन एरा के बाद का पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर पॉसिबल हो पाया कभी मैं आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज द सेंट कबीर बॉर्न? तो सेंट कबीर यानी कबीरदास की बात कर रहे हैं, कहाँ पे पैदा हुए थे? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद? तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। ऑलराइट, ये बनारस में पैदा हुए थे। तो ये हो गए 10 क्वेश्चंस आपके मिडिवल हिस्ट्री से। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप आराम से याद कर लिए होंगे और अभी तक आपका स्कोर अच्छा चल रहा होगा, ये भी मैं विश कर रही हूँ। ऑलराइट, तो मूविंग ऑन टू मॉडर्न हिस्ट्री नाउ, अगेन 10 क्वेश्चंस विल बी देयर। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। व्हेन गांधी जी वॉज अरेस्टेड हु टुक द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह? यानी जो नमक आंदोलन उन्होंने चलाया था उसके बाद क्या होता है, वो अरेस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से उन उस जो साल्ट सत्याग्रह चल रहा था उसकी लीडरशिप कौन ले लेता है, मतलब कौन उसको लीड करता है? विनोबा भावे, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, अब्बास त्याबजी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका करेक्ट आंसर है अब्बास त्याबजी। जब गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं उसके बाद से वहाँ से लीड करते हैं अब्बास त्याबजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड? इसको तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लाहौर सेशन। आप एकदम दिमाग में रट लीजिए, पूर्ण स्वराज इज इक्वल टू लाहौर, पूर्ण स्वराज इज इक्वल टू लाहौर। 5-10 बार खुद ही मन में बोलिए और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कहीं देख रहे हैं पूर्ण स्वराज लिखा हुआ है, कौन से सेशन में पूछा गया है, बिना ऑप्शंस देखे आप तुरंत लाहौर मार्क करिएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर आचार्य JB कृपलानी? तो बरदौली सत्याग्रह का जो नाम है वो हमेशा एक ही शख्स के साथ जुड़ा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अगर कहीं पे भी बरदौली सत्याग्रह का नाम आप देखेंगे तुरंत आप ऑप्शंस में वल्लभ भाई पटेल जी को ढूंढिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गो बैक टू वेदास, दिस कॉल वॉज गिवन बाय? देखिए कॉल कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली चलो किसने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये किसने कहा था, या फिर इनकलाब जिंदाबाद ये किसने कहा था?
मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने इसकी एक लिस्ट बनाई थी। अगर मैं ढूँढूँगी इसको, अगर वो मिल जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एक्चुअली। इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें काफ़ी काफ़ी बार हिस्ट्री या पॉलिटी या फिर स्टैटिक जीके के नाम पे देखने मिल जाता है। तो गो बैक टू वेदास ये किसने कहा था सबसे पहले? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या फिर दयानंद सरस्वती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ दयानंद सरस्वती। ये उनका स्लोगन है, गो बैक टू वेदास। देन क्वेश्चन नंबर 5, नौखली इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा या फिर बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कैसा क्वेश्चन ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ गया है, नौखली कहाँ पे है, ये कोई बात ही नहीं हुई, ये मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे आ गया है क्वेश्चन? तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम पे गांधी जी नौखली में थे। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नौखली प्रेजेंट में अभी बांग्लादेश में है, लेकिन आपको पता है कि उस टाइम पे बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा था, और जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे गांधी जी वहीं पे थे। इस वजह से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये कोई क्वेश्चन नहीं था मॉडर्न हिस्ट्री का, ये ज्योग्राफी में आ जाता आपका, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। देन क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर? अब देखिए ऑप्शंस है 1907, 1908, 1913 और 1917। अब देखिए बहुत सारे लोग जिनको ये पता है कि गांधी जी 19 कब आए थे, 1910 के बाद आए थे। अगर ये चीज़ किसी को पता है तो वो तुरंत 1913 या 1917 का ऑप्शन मार्क करने वाला है। लेकिन अगर देखिए इसमें पूछा गया है कि कब वो अरेस्ट हुए थे सत्याग्रह करते हुए, तो उस टाइम पे एक्चुअली वो साउथ अफ्रीका में थे। अगर आपको पता हो कि थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका में थे, फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की कॉल जाती है उनके पास। गोपाल कृष्ण गोखले उनको यहाँ पे बुला के लेके आते हैं इंडिया में, क्योंकि हालत बहुत वर्स्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। और फिर कुछ ऐसा वो सत्याग्रह वहाँ पे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ओके गांधी जी। तो इस वजह से गोपाल कृष्ण गोखले जी को लगता है कि इनको यहाँ पे बुला के लाना चाहिए, और इनको पहले ये यहाँ पे आते हैं, पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं, एक बार सब कुछ देखते हैं, पीजेंट्स की हालत क्या चल रहा है इंडिया में, सब कुछ वो देखते हैं। उसके बाद वो अपना फिर शुरू करते हैं सब कुछ, ऑलराइट। तो उसके बाद अगर आपको याद हो, फिर तीन मूवमेंट उनके लगातार आते हैं, चंपारण एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड एक और रहता है इसी तरह। तो ये सारी चीज़ें तो बाद में हुई थी 1917 एंड 1918 के टाइम पे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कब वो अरेस्ट हुए थे सत्याग्रह के टाइम पे, तो इसका करेक्ट आंसर है 1908 में। यानी उस टाइम पे ये साउथ अफ्रीका में ही थे और वहीं पे इनको अरेस्ट किया गया था, ये सत्याग्रह की अपनी प्रैक्टिस करते हुए जब पाए गए थे। तो 1908 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। देन क्वेश्चन नंबर 7, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते एक भी क्वेश्चन छोड़ने का, ऑलराइट। प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन आप एकदम रट लीजिए कायदे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, ऑलराइट। तो रेवेन्यू सेटलमेंट देखिए किसने शुरू किया था, क्लाइव हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट इन्होंने शुरू किया था। मैंने इसको देखिए ऐसे याद किया था, कॉर्नवालिस लिखेंगे, उसके बाद एस से ही डायरेक्ट सेटलमेंट लिख देंगे, यानी कॉर्नवालिस जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होता है यहीं पे एस लगा ही हुआ है तो सेटलमेंट लिख देंगे। तो मैंने याद कर लिया था, रेवेन्यू सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये मैंने अभी ट्रिक इसलिए बताई क्योंकि अभी आपको आगे चल के और भी बहुत सारी कुछ मिलेगा। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। इसी तरह का 2-3 और भी रहेगा, सब्सिडरी अलायंस के बारे में पूछेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि कई सारे आपको लॉर्ड्स का नाम याद रखना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये तुरंत ही याद करके ख़त्म करिए कि कॉर्नवालिस सेटलमेंट, ऑलराइट। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज़? अगर आपने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, तो एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन आते हैं, बालपाल लाल, राइट। तो इसलिए यहाँ पे पूछा है कि इन सब जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था उसमें फादर कौन थे उसके। देन मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक? अभी मैंने आपको बताया बालपाल लाल, तो ऑब्वियसली बाल गंगाधर तिलक, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9, थ्रू विच प्रिंसिपल डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़? एबोलिशन ऑफ मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, ट्रस्टीशिप थियरी या फिर नन ऑफ द अबव? देखिए अगर गांधी जी की बात कभी आई कि उन्होंने इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे कम करने की कोशिश की थी, तो अगर आपको ऑप्शंस में ट्रस्टीशिप थियरी दिख रहा है तो विदाउट एनी डाउट मार्क दिस ऑप्शन एज अ राइट आंसर, ओके।
एंड इट इज़ डेफिनेटली राइट। अगर आप देखिए ट्रस्टीशिप थियरी गांधी जी का एक बहुत फेमस थियरी था। यू डोंट नीड टू गो इन टू डेप्थ ऑफ इट, आपको पूरा ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा थियरी पढ़ने बैठ जाएं। बस आप ये याद रखिए कि अगर गांधी जी के बारे में कहीं पूछा गया है कि उन्होंने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कैसे या फिर इकोनॉमिक स्टेटस को कैसे ठीक करने की कोशिश की थी, तो ट्रस्टीशिप थियरी के थ्रू। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। एंड देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे,